हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट कैसे बिहेव करती है। किसी मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है। अगर मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, टाउ का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। साथ में हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था हम लोगों ने कि अगर स्मॉल एंगल से ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन से कोई मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो एसएचएम परफॉर्म करता है, और उसका टाइम पीरियड भी लिखना हम लोगों ने सीखा था। आज का डिस्कशन हमारा होगा, बेसिकली ये जेईई मेन के टॉपिक चल रहे हैं और हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अर्थ मैग्नेटिज्म जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारा डिस्कशन आज चलेगा इंट्रोडक्शन टू अर्थ मैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज क्या होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक अर्थ के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, किनको स्टडी करना चाहिए हमें। साथ में देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट एंड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट का मोमेंट और न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। टेंजेंट लॉ पढ़ेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे जो बेसिकली टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पढ़ेंगे, वो भी टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, ये डिफरेंट है इसका प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करेंगे। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, इसके ऊपर ये बेस्ड है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। इसका यूज कहां कहां किया जा सकता है, इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में इसको पढ़ते कैसे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो बेसिकली अर्थ के मैग्नेटिज्म की जो स्टडी होती है उसे हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। जियो मैग्नेटिज्म का मतलब है अर्थ का मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसका पता कैसे चलता है, इसको हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, तो 6th 7th 8th से जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक निडल होती है उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है और उसको रोटेट करा के छोड़ दिया जाता है, तो एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करती है, अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देती है, और वो अलाइन हो जाती है। इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर फोर्स लगा या टॉर्क लगा। फोर्स और टॉर्क कब लगते हैं, जब कोई फील्ड होता है। इसका मतलब है कि वहां पर एक कोई फील्ड है और उसके आसपास में कोई फील्ड तो है नहीं, इसका मतलब वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने का एक और तरीका है कि हर जगह पर डिफ्लेक्शन बराबर का नहीं रहता और हर जगह डिफ्लेक्शन भी नहीं रहता। इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट अर्थ की सरफेस पर अगर हम चलें तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। तो ये होता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है और अर्थ मैग्नेटिज्म को कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे यहां पर देखो, एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को यहां पर एक थ्रेड से बांध दिया गया और इसको घुमा के छोड़ दिया गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेता है। ये कैसी डायरेक्शन ले लेता है, ये ऐसी डायरेक्शन है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर ठहरता है, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में ही हमें डिटेल में बात करनी है। तो इसके बारे में इधर आओ, डिटेल में बात करते हैं। यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब भी कभी बात किया जाएगा, क्वेश्चन में कभी कभी दिया हो सकता है, मैंने कई बार दिया है, जियो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अगर लिखा होता है तो जियो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये टर्म है, याद रखना है कि जियो मैग्नेटिक फील्ड लिख के दे सकते हैं तो उसका मतलब है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो हो गया कि एक्सपीरियंस कैसे किया जा सकता है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, तो इसको आगे यहां पर जनरलाइज करते हैं अपने नॉलेज के लिए कि हमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, ये तो पता होगा कि इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होते हैं। यहां पर उनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो नाम देंगे, लेकिन यहां पर हम दो अलग अलग पोल के बारे में बात करेंगे। एक तो होंगे जियोग्राफिकल पोल और एक होंगे मैग्नेटिक पोल। इसीलिए जो अर्थ के जो पोल्स होते हैं, जैसे यहां पर जो पोल है, ये अर्थ का जो पोल है, यहां पर ये पोल दिख रहा होगा, इस पोल को नाम देंगे हम, इस पोल को नाम दिया जाएगा SG, जियोग्राफिकल साउथ पोल, और यहां पर जो पोल होगा, इस वाले पोल को नाम दिया जाएगा NG, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया। इनको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कह रहे हैं क्योंकि ये अर्थ के हैं। बेसिकली सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, अपने एक्सिस के अबाउट जिस पर रोटेट करती है उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये एक्सिस अर्थ के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको जहां कट करती है उनको कहा जाता है जियोग्राफिक पोल्स, जिसमें एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। आगे सुनो,
अब अगर बात करें, ये भी पता होगा कि एक बड़ा सा सर्किल, ग्रेटेस्ट सर्किल जो इसके परपेंडिकुलर होता है और इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। बेसिकली यहां कहना चाहो तो कह सकते हो जियोग्राफिक इक्वेटर, क्योंकि एक और इक्वेटर आएगी। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेट यहां पर फ्रीली सस्पेंड करवाया गया है, ये मैग्नेट एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ में तो नहीं ठहरता ना, तो एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ में नहीं ठहरता, इसके बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल होता है। वो एंगल कितना होता है, तो वो एंगल यहां पर जो ये एंगल लिखा जाएगा, ये वाला पर्टिकुलर एंगल, इस एंगल की वैल्यू लिखी जाती है 11.3। ये एंगल कितना होता है, 11.3 डिग्री। कहीं कहीं पर 11.5 भी लिखा होता है, 11.3 भी लिखा होता है। तो ये एंगल जो होता है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, और यहां पर जो मैग्नेट, ये मैग्नेट क्या है, मैग्नेट वो है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, गिलबर्ट ने बताया था कि उनका एजम्पशन था, बताया क्या था, उनका एजम्पशन था, उन्होंने कहा था कि जैसे यहां पर हम बार मैग्नेट लेते हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट अर्थ क्रस्ट के अंदर दबा हुआ है, और उसी की वजह से हम मैग्नेटिक फिनोमेनन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये ऐसा उनका मानना था, लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाया। फिर बाद में इसके कुछ और कॉज आए, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम इसे ऐसा मानकर चलें कि इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इधर होता है साउथ पोल होता है इधर, और इधर होता है नॉर्थ पोल। ऐसा क्यों होता है, अभी समझते हैं। ये होता है मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल। और इधर जो होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ऐसा अजम्पशन लिया जाता है। तो मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया। अब इधर साउथ क्यों लिखा है, इधर तो नॉर्थ था ना जियोग्राफिक एक्सिस का। लेकिन जब कोई कंपास डिफ्लेक्ट होती है, तो जब वो ठहरती है, तो वो उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाता है और इधर जाती है। और हम लोगों को पता है, सेकंड लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि लाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि इधर अगर नॉर्थ जाकर के रुकता है, मैग्नेटिक कंपास का, मैग्नेटिक नीडल का अगर नॉर्थ जाकर के इधर रुकता है, इसका मतलब उधर साउथ होगा अर्थ का, तभी तो वो ट्रैक्ट कर पाएगा। और इधर जाकर के साउथ अगर रुकता है, तो इधर नॉर्थ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बिहाफ पर ये नाम दिए गए इसके। ये इसके साथ कितना पर्टिकुलर एंगल बनाता है, तो 11.3 का बनाता है। और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है जिसके अलोंग नॉर्थ और साउथ ये बन रहे हैं, उसे हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। और अगला पॉइंट सुनो, इसके यहां पर देखो, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वो एक सर्किल बनाया जाए जो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे, अर्थ को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, अभी कुछ और टर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां जितने टर्म लिखे उनको समझते जाना। सबसे पहले यहां पर ज्योग्राफिक एक्सिस होती है, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है ये एक्सिस जहां पर कट करती है अर्थ के सरफेस को, कॉर्नर्स को, उनको हम कहते हैं ज्योग्राफिक पोल्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 11.3 होता है। ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। इस समय जब हम पढ़ रहे हैं तो ये 11.3 है, तो ये 11.3 है। यहां पर होता है मैग्नेटिक साउथ पोल और इसके अपोजिट होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये क्यों होता है ये डिस्कस किया। यहां पर ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है इन दोनों को मिलाने वाली, और इससे परपेंडिकुलर एक अगर सर्किल ड्रॉ किया जाता है तो वो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, जो उसे अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। अगर बुकिश लैंग्वेज में इन्हें लिखना हो तो यहां पर देखो डेफिनेशन लिखी हुई, एक एक करके पढ़ो। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, उसे हम जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। एंड द पॉइंट्स वेयर इट पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से जहां से पास करती है, उनको हम कहते हैं जियोग्राफिक पोल्स। जियोग्राफिक पोल्स कौन से होते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ होता है जिसको NG से डिनोट करते हैं, और यहां पर जियोग्राफिक साउथ होता है जिसको हम SG से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला है द ग्रेट सर्किल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये तो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इक्वेटर होती है। फिर अगला है वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। यहां पर वापस आओ, वर्टिकल प्लेन ये ऐसा प्लेन, वर्टिकल प्लेन
पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सेस, ये प्लेन जो आप लोगों से आ रहा है, आप लोगों की तरफ से, और अंदर की तरफ ये प्लेन जो जा रहा है, ये जो प्लेन ड्रॉ किया जाता है इसी को हम कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखा गया है इधर, द ग्रेट सर्कल, ये तो इक्वेटर का हो गया, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सेस। जियोग्राफिक एक्सेस जो यहां पर बनी होती है, बेसिकली ये तो अर्थ की मैग्नेटिज्म की है। यहां पर अगर हम बात करें ऐसा कुछ, ये ऐसा, ये इस तरह से बात करें, ये अगर जियोग्राफिक एक्सेस है, जियोग्राफिक एक्सेस है, तो अगर ये जियोग्राफिक एक्सेस होती है तो वर्टिकल प्लेन जो इससे पास कर रहा होगा उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन एक नया टर्म होगा कि जो अगर एक्सेस है, सपोज ये एक्सेस है, ठीक है, ये एक्सेस है और एक पास कर रहा है, यहां पर ऐसा देखो, ये एक्सेस हो गई, ये एक्सेस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, और यहां पर एक ऐसा प्लेन ले लिया जाए, एक ऐसा प्लेन, प्लेन तो ऐसा होगा ना, लेकिन ये प्लेन ऐसा दिख रहा हो, सामने से सिर्फ ऐसा दिखे, ये अर्थ इसके अबाउट रोटेट कर रही है और ये प्लेन जो इससे पास करता हुआ होता है इसे कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन कहा जाता है, जियोग्राफिक मेरिडियन। अगर इसे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इधर से देखेंगे तो, इधर से देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन दिखेगी, प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है, जो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इक्वेटर होती है। नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं। अगला पॉइंट यहां से देखो, ये मैग्नेट के बारे में है, द एक्सेस ऑफ ह्यूज मैग्नेट एज्यूम टू बी लाइंग इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सेस। क्या है कि अगर हम अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट को एज्यूम करते हैं तो उसकी जो एक्सेस होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ द अर्थ, एंड पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक एक्सेस कट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को जहां कट करती है वहां पर अर्थ मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, अर्थ मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं। देखो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, इधर साउथ मैग्नेटिक पोल है, देखो ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बन गया, 11.3 से अलग होते हैं ये। अगला पॉइंट है, द ग्रेट सर्किल ऑन अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे यहां पर पढ़ा था अभी, जैसे यहां पर देखा कि अगर ये कोई अर्थ है, मतलब अर्थ है ये, और इसके ऊपर और इसके नीचे वाले पॉइंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया जाए तो एक परपेंडिकुलर जो प्लेन निकल के आता है, परपेंडिकुलर, उसी को तो कहते हैं इक्वेटर। तो वही यहां पर है, यहां पर हम मैग्नेटिक इक्वेटर डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, ग्रेट सर्किल ऑन अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, जो भी मैग्नेटिक एक्सिस ये बनाई गई है ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसा कुछ हो, ये ऐसा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और सर्किल बन रहा तो इसको ऐसे बना दो, सही रहेगा, ये एक ऐसा सर्किल बन जाए, ये ऐसा सर्कल बन जाए जो इसको लेकर के बनाया गया हो, इसी को कहा है इन्होंने मैग्नेटिक इक्वेटर। अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट, जैसे वहां पर जियोग्राफिक मेरिडियन होता है वैसे यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन भी होता है। क्या होता है, वो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये क्या होता है, देखो ये है मैग्नेटिक एक्सिस, तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता हुआ अगर एक प्लेन ड्रॉ किया जाए, मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता हुआ एक प्लेन ड्रॉ किया जाए, दिख रहा होगा ऐसा, ये प्लेन, ये जो प्लेन ड्रॉ किया जाता है इसी प्लेन को कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, वो प्लेन जो वर्टिकल होता है और किसके साथ पास करता है या किस पॉइंट से पास करता है, तो वो पास करता है जियोग्राफिक एक्सिस के साथ, उसको जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। और मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो पास करता है वर्टिकल, या इस एक्सिस के साथ जो पास करता हुआ वर्टिकल वाला प्लेन होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसके आगे यहां पर देखो बात करते हैं कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज क्या होता है। तो ये पहले देखो जो अभी बात की वही है, अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट कि एक बड़ा सा बाहर मैग्नेट प्लेस किया गया है इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बाहर मैग्नेट है, एंड इट्स सेंटर अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, और उसका सेंटर जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग लाई करता है। बट दिस आइडिया वाज नॉट कंसिस्टेंट, लेकिन ये आइडिया लंबे समय तक चल नहीं पाया। स्टिल द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वेल अंडरस्टूड, अभी ऐसा पूरी तरह से ठीक ठीक नहीं ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन जो माना जाता है अब तक का जो मानने का तरीका है वो ये माना जाता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड results mainly due to the electrical current produced by the convective motion of molten liquid। कहते हैं कि इसके अर्थ क्रस्ट के अंदर वाले जो पोर्शन में है उसके अंदर इन सबका मोल्टन स्टेट में भरा गया है, मोल्टन स्टेट में मौजूद है।
आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मोल्टन स्टेट में अर्थ के अंदर मौजूद है। और ये कैसे होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और अर्थ जब रोटेट करती तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये होता है कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर ऐसा मौजूद है, ये अजम्पशन है, माना जाता है। ठीक है, एक और भी अजम्पशन है, कोरियोलिस ने दिया था, गिलबर्ट ने जो दिया था वो तो है कि एक बार मैग्नेट है, बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है जो अर्थ की सरफेस के अंदर है, ये बताया था उन्होंने। फिर ये दूसरा दिया गया, फिर एक और है, कोरियोलिस ने दिया था कि जो एयर ब्लो करती है अर्थ की सरफेस के ऊपर तो उनमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से एयर चार्ज हो जाती है, और जिसकी वजह से अर्थ जब रोटेट करती तो मैग्नेटिज्म बनता है, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी समझ सकते, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं इसे समझने के। अब बात कर लेते हैं मैग्नेट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या होते हैं, ये डिस्कस करते हैं। कॉज में लिखना होगा तो इतना लिख सकते हो, तीनों की अलग अलग थियरी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन वो अपना कंसर्न नहीं है कि हम उसे पूरा डिटेल में पढ़ें। लेकिन उसका मेन कॉज जो था यहां पर लिखा गया है येलो से, कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन कॉज होता है उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में मौजूद है। ठीक, इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म है। अगला पॉइंट देखो यहां से, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप क्या होता है। ये है बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले है इंक्लिनेशन और डिप। इंक्लिनेशन और डिप को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन तो देख लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? वो प्लेन जो पास करता है मैग्नेटिक एक्सेस के साथ, उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और एक ग्रेट सर्किल जो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक एक्सेस के साथ, उसे मैग्नेटिक इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझते हैं। यहां पर जैसे एक कोई यहां पर कंपास है, इसको इस तरह से रखा गया है इस स्टैंड के ऊपर, और ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो गई, तो इस डायरेक्शन में होगी, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनाती है इसकी एक्सिस, ये क्या है? ये मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप। इंक्लिनेशन कब होता है, डिप कब होता है भी समझते हैं, लेकिन अभी इसको डिफाइन करते हैं। सपोज हमारे पास ये जो दी गई है वो अर्थ है, ये है अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, ये अर्थ हो गई। इस अर्थ के सरफेस पर यहां एक कोई पॉइंट है, सरफेस से थोड़ा दूर लिया गया है, ये एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अर्थ का वो इस डायरेक्शन में है, जिसको हम कह रहे हैं बी नेट। ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बनता है ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ? ये कैसी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती? जब अर्थ की सरफेस पर हम खड़े होते हैं तो कहते हैं कि इस अर्थ की सरफेस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं। तो अलोंग डायरेक्शन यही तो डायरेक्शन होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसके बीच का जो एंगल बनता है इसी को थीटा कहा जाता है। तो अगर ये बी नेट हो गया तो इधर क्या लिख सकते हैं? बी नेट को हम बी एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये बन जाएगा बी हॉरिजॉन्टल, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे बी वर्टिकल, होगा ना। तो अगर बी हॉरिजॉन्टल है तो बी हॉरिजॉन्टल को क्या लिखा जा सकता है बोलो? बी हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा। बी नेट फील्ड है, और यहां पर बी वी की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिखेंगे बी साइन थीटा, ये निकल के आ जाएगा। अब इनको रिलेट करना चाहो तो रिलेट कर लो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, tan थीटा, बोलो क्या बनेगा? tan थीटा, या ऐसे लिख देते हैं बी एच इज इक्वल टू में बी कॉस थीटा, और बी वी वर्टिकल कंपोनेंट तो इसे लिखेंगे बी साइन थीटा, और हमें चाहिए क्या? थीटा चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू देखो क्या निकल के आएगा? बी वी डिवाइडेड बाई में बी एच हो जाएगा। ये होगा थीटा की वैल्यू। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो बी निकालना चाहते तो स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो, तो बन जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। बी वी बाई बी एच, या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजोल्व करके सॉल्व कर दिया है। यहां से देखो जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? When the angle between the direction of intensity of total magnetic field and horizontal line in the magnetic meridian, horizontal line अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में ड्रॉ की जाती है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप। इंक्लिनेशन कब होगा, डिप कब होगा, उसे समझते हैं यहां नए पेज पर। इधर ये हमारी प्यारी सी अर्थ,
ठीक है। इस प्यारी सी अर्थ में देखो यहां पर क्या होगा, ये है यहां पर ये पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट यहां कहीं पर है, इसको हम कह रहे हैं NG और यहां पर इसे बोल रहे हैं SG। यही तो होता है, ये ज्योग्राफिक हो गए। अब यहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। इसका थोड़ा सा ये टिल्ट होता है ना मैग्नेटिक एक्सिस, ये ऐसा। अब बोलो ये है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस है ये। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये कैसी होंगी, यहां पर मैग्नेटिक साउथ होगा, यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहां जाएंगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी यहां जाएंगी। अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर की तरफ जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जाएंगी। यही तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना सीखा था हम लोगों ने। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। कुछ ऐसा देखा था हम लोगों ने, यही तो होता है। तो यह है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम डिफाइन करना चाहते हैं कि इंक्लिनेशन कब होगा और डिप कब होगा। तो इंक्लिनेशन देखो कैसे, यहां पर अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाते हैं, अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाई जाए, इधर देखो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाई जाए ऐसे, अर्थ की सरफेस के पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाई जाती है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाई जाती है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाएगी तो यहां पर एक एंगल बना, देखो यहां पर ये एंगल बना थीटा, ठीक है, बढ़िया है। यहां पर आओ देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर हम अर्थ के सरफेस के अलोंग ये बना दिया, ये अर्थ के सरफेस के अलोंग बना है, ये अर्थ के सरफेस के अलोंग बना है, ऐसा मान के चलो ये अर्थ के सरफेस के अलोंग बना हुआ है, ठीक है। तो अगर अर्थ के सरफेस के अलोंग बना हुआ होगा ऐसा, तो यहां पर देखो एक एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो इस देखो सरफेस के साथ में कुछ एंगल बना करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही ना, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उससे कुछ एंगल बना करके निकल रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, यहां पर जो एंगल बनेगा वो इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन होगा। और यहां पर क्या हो रहा है, इससे कुछ दूर की तरफ आकर के गिर रही, तो यहां पर क्या बनेगा, डिप होगा, ये एंगल ऑफ डिप होगा। तो कहां डिप होता है, कहां इंक्लिनेशन होगा, ये समझ में आया होगा कि जब कभी भी बात कर रहे होंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर, अब ज्योग्राफी की थोड़ी बात कर लेते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे होंगे तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला जाएगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जब बात कर रहे होंगे, बेसिकली इनमें कौन कौन से आते हैं, तो अफ्रीका आता है, 2/3 अफ्रीका रहता है, नॉर्थ अमेरिका रहता है और ज्यादा से ज्यादा पार्ट एशिया का रहता है, इधर वाले में 1/3 अफ्रीका का पार्ट रहता है और साउथ अमेरिका भी रहता है। तो इनके ये बेसिक अलग अलग यहां पर कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे ऊपर जो रहते हैं उनके लिए एंगल ऑफ डिप डिफाइन किया जाता है, इसके नीचे वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन किया जाता है। तो याद रखना, नॉर्दर्न साउंड लिख देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या डिफाइन किया जाएगा, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है साउदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए क्या डिफाइन किया जाएगा, तो यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन किया जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन किया जाएगा। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखो, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर पर थीटा क्या होगा बताओ, एट इक्वेटर अगर बात करें थीटा की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, तो एट इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब यहां पर ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है, ठीक है, सर्किल बेसिकली इक्वेटर होता, तो ये मान लेते हैं ये लाइन है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अर्थ की सरफेस किधर है, तो अर्थ की सरफेस इधर है, ये है अर्थ की सरफेस, सही है ना। और अर्थ की सरफेस डेफिनेशन क्या है, फिर से आओ पढ़ो,
डेफिनेशन बताई गई है कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की सरफेस के बीच का एंगल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां, इधर ही की तरफ तो आएगा, इधर की तरफ आएगा, और उसी डायरेक्शन में हमारी सरफेस भी आ रही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आ रही। तो इक्वेटर पर ये कितना लिखा जाएगा, 0 डिग्री। इक्वेटर पर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखा जाएगा। एट पोल्स, पोल के बारे में बात करो तो पोल पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन है, और यहां पर जो फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में आना है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। तो यहां पर थीटा जो होगा वो 90 लिखा जाएगा। ये पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 एट इक्वेटर लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 पोल्स पर लिखा जाता है। पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि वहां पर BH 0 हो जाता है, और जो BH होता है वही मेन कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अर्थ क्या, ठीक है, ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी हमारा कंसर्न थ्योरी के ऊपर है। कि आगे बात करते हैं जो यहां से फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, ट्रू डिप क्या होता है और अपरेंट डिप क्या होता है। उसके लिए यहां पर देखो 2 प्लेन लिए गए हैं। इस प्लेन में ये जो प्लेन है ये है जियोग्राफिक मेरिडियन है, और यहां पर जो एक प्लेन लिया गया है ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया। यहां पर कुछ एंगल्स दिए गए, उनको देख लो। ये एंगल दिया गया, सपोज ये डेल है, तो ये जो एंगल बनता है वही थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, अगर इधर नेट फील्ड, इधर क्या होता है, नेट फील्ड ही तो होता है, बी नेट इधर आता है, तो इस बी नेट का एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसे हम BH लिखते हैं, और एक कंपोनेंट जाएगा डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा BV। ये क्या लिखेंगे, BV, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां से tan थीटा देखो दिख रहा होगा कि tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा BV बाई BH, ये लिखा जाएगा tan थीटा। यहां पर जो थीटा होता है ये ट्रू डिप होता है, ध्यान रखना। अब आगे अगला पॉइंट है कि हमें अपरेंट डिप निकालना। अपरेंट डिप निकालने का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में जो कुछ भी हो रहा था अब किसी पर्टिकुलर दूसरे प्लेन में जाकर के हम बात करेंगे। तो यहां पर एक तो फिक्स प्लेन है, ये प्लेन फिक्स है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन शॉर्टकट में देख लो। ये कोई प्लेन है, एनी प्लेन, कोई पर्टिकुलर प्लेन जिसमें हम रहकर बात कर रहे हैं। तो यहां पर वही होगा सेम, यहां पर ये डेल है, ये थीटा है, तो यहां पर ये वैल्यू हम लिख देते हैं, सपोज ये अल्फा है, ठीक है। यहां पर एक बात ये देखो, इधर जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक मेरिडियन में वो कंपोनेंट कितना, BH है, BH, तो ये BH यहां पर रहेगा, ये BH यहां रहेगा, और BV यहां पर देखो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है, BV है, ये भी नहीं बदलने वाला, दोनों सेम रहेंगे। ये अल्फा हो गया, लेकिन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस पॉइंट के ऊपर किसी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया, मान लेते हैं ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल के आ गया है, ये है, और यहां पर अब जो अपरेंट डिप हो गया है वो थीटा डैश हो गया है। थीटा डैश क्या है, अपरेंट डिप है, ठीक है। तो अगर ये अपरेंट डिप होगा, यहां पर बी नेट है, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, यहां से tan थीटा डैश लिखना है, तो tan थीटा डैश लिखेंगे BV डिवाइडेड बाय में ये वाली वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू तो पता नहीं, तो इसका कंपोनेंट ले लो ना। कंपोनेंट कैसे लेना है, यहां से देखो ये BH दिया गया, ये अल्फा है, तो इधर क्या आएगा, BH cos अल्फा, खत्म। अब निकाल लो यहां से tan थीटा डैश, कितना बन जाएगा, tan थीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, BV डिवाइडेड बाय में BH cos अल्फा लिखा जाएगा। सॉल्व कर दो इसे, tan थीटा डैश हो गया, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या लिख सकते हैं, यहां से डिवाइड कर दो, पहले इसको सेकंड इक्वेशन मानो, डिवाइड करवा दो। यहां पर जो थीटा डैश होता है ये होता है अपरेंट डिप, अपरेंट डिप होता है, ये अपरेंट डिप हो गया, ये अपरेंट डिप हो गया। अब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय में tan थीटा डैश इज इक्वल टू में BH बाई BV, इसको उल्टा करके डिवाइड करवा दो, उल्टा करके डिवाइड करवाएंगे तो क्या लिखेंगे यहां से, BH cos अल्फा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, उल्टा लिख गया है, BV डिवाइडेड बाय में BH, इसको उल्टा करके डिवाइड करवाएंगे तो BH cos अल्फा
डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं बी वी, बी वी से बी वी कैंसिल हो जाएगा, बी एच से बी एच कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला निकल के क्या आएगा देखो, तो फार्मूला निकल के आएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं tan थीटा डिवाइडेड बाय में cos अल्फा लिखा जाएगा। अल्फा क्या होगा, वो एंगल होगा जो प्लेन बनाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, एंगल फिर से दोबारा से यहां पर थीटा वो अल्फा जो वो एंगल होगा जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ वो पर्टिकुलर प्लेन बनाएगा जिसमें हम बात कर रहे हैं अपरेंट डिप की। तो ये रिलेशन होता है अपरेंट डिप का tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा होता है रियल डिप डिवाइडेड बाय में cos अल्फा लिखा जाता है। तो इस फार्मूले के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड भी इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना। अब बात करते हैं, यहां से नए टर्म स्टार्ट हो रहे हैं कि टेंजेंट लॉ क्या होता है। तो टेंजेंट लॉ समझें तो उसका स्टेटमेंट पढ़ना चाहो पढ़ लो, या पहले फिगर को समझते हैं। स्टेटमेंट एक बार रीड करो। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट इफ ए magnet is suspended in two mutually perpendicular magnetic fields, अगर किसी मैग्नेट को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया जाता है, then the angle theta at which the magnet will rest from the magnetic field is given by, जो थीटा दिया जाता है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ठीक है, निकाल लो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, ये होगा H, ये होगा B, मतलब ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो दो अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए, उसमें अगर इसे रखा जाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आएगा इधर क्या होगा, बी नेट निकल के आएगा, उसी डायरेक्शन में तो जाकर के रुकेगा, और उस डायरेक्शन में रुकेगा तो यहां से tan थीटा देखो क्या निकल के आएगा, या फिर जो भी, हाँ tan थीटा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाय में h लिख सकते हैं। तो यहां से b इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, h tan थीटा लिख सकते हैं, यही तो निकल के आएगा। एक बार फिर से देख लो, यहां पर ये थीटा है तो b पलट के यहां उठा के ले जाओ, ये तो वेक्टर में सीखा है, और डिवाइडेड बाय में h बन जाएगा, तो ये बन जाएगा b बाई एच, b इज इक्वल टू में h tan थीटा लिखा जाएगा। कभी कभी पर इसकी जगह पर कोई अलग वैल्यू लिखी जा सकती, b नॉट वेक्टर, तो अगर b नॉट लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू में b नॉट tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है टॉर्क बैलेंस करके, प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर लेना। टॉर्क बैलेंस करना है बेसिकली, इनका टॉर्क mb का टॉर्क और mh का टॉर्क बैलेंस कर देना, सॉल्व कर देना, यही रिजल्ट निकल के आ जाएगा इक्विलिब्रियम के केस में। तो टेंजेंट लॉ क्या होता है समझ गए, कि अगर दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगे होते हैं, उनके अंदर कोई मैग्नेट होता है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है रेस्ट पर, और उस केस में जो एंगल बनता है वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, उनसे रिलेट करके ये रिजल्ट लिखा जाता है। यहां पर tan थीटा निकल के आता है, इसीलिए हम इसे टेंजेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट लॉ है। इसके ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है, इस डिवाइस के बारे में यहां पर डिटेल बात लिखी गई है, क्या होता है, कैसे काम करता है, सबके बारे में। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो क्या होता है देखो, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने के काम में ली जाती। इस कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, भी एक सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट करती कुछ इस तरह की। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर माउंट अ वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एज इबोनाइट या फिर उड की होती है। ए स्मॉल मैग्नेटिक कंपस निडल इज pivoted at the center of the vertical circular frame. ठीक है, when the coil tangent galvanometer is kept in magnetic meridian and the current passes through any of the coil, then the needle at the center gets deflected and comes to an equilibrium position under the action of two perpendicular magnetic fields, one due to the horizontal component of earth, ठीक है, and other due to the फील्ड सेटअप बाय द कॉइल ड्यू टू द करंट। अगर इसमें करंट फ्लो करेगी, देखो अगर इसमें करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये बी होगा जो कॉइल बनाएगी। ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ऐसी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और इसका जो नेट फील्ड बनेगा, इधर देखो इसका अगर हम नेट फील्ड की बात करें कुछ ऐसा, ये नेट फील्ड की बात करते हैं, ये बी हो गया, ये बी सर्कुलर कॉइल की वजह से बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ भी बनाएगा, तो ये बी एच हो गया। ठीक है, और यहां पर जो बी बनेगा वो नेट बी इधर बन जाएगा। ठीक, ऐसा होगा।
तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर इस एंगल को हम थीटा लिख देते हैं, रेस्ट में है ये जब थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू में b डिवाइडेड बाई में BH लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू में BH tan थीटा। b क्या होगा, इस सर्कुलर कॉइल ने बनाया होगा, नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाएंगे, तो क्या होता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, याद होगा म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाई में 2r लिखते थे, अगर इसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी r है तो, और एक इसके बराबर हो जाएगा BH tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू जिसकी चाहिए निकाल लो, किसकी वैल्यू चाहिए होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो क्या बनेगा देखो, BH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से, ये बन जाएगा म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाई में 2r tan थीटा बन जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस डिवाइस की हेल्प से। तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, बेसिकली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के काम में लिया जाता है। इसके बारे में एक पॉइंट यहां और डिस्कस करते हैं, है नहीं जगह, इधर देखो, इसके बारे में एक पॉइंट यहां और डिस्कस करते हैं। ये तो B को तो मेजर करता है, BH को मेजर करता है और करंट को भी मेजर कर सकता है इसकी। तो इसी करंट के एक्सप्रेशन में अगर हम यहां से लिखते हैं तो क्या निकल के आया, देखो म्यू नॉट Ni बाई 2r, म्यू नॉट Ni बाई 2r इज इक्वल टू में लिखा गया है BH tan थीटा, यही तो है। यहां से I की वैल्यू निकालो, I इज इक्वल टू बन जाएगा 2r इंटू में BH इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई, यहां क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू में n लिख सकते हैं, ये बनेगा। यहां पर I तो लिखा जाता है, लेकिन जो कुछ भी ये लिखा गया है इसको हम लिख देते हैं स्मॉल k, और इसे लिखा जाता है tan थीटा। इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं इसे, और ये जो k होता है इसी को कहते हैं हम रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर बोला जाता है इसे। तो ये दोनों काम करता है, BH निकालने के भी काम आता है और स्मॉल करंट की वैल्यू भी मेजर करनी हो तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, लेकिन उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ उस पॉइंट पर दिया होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो टेंजेंट लॉ के ऊपर काम करता है, क्योंकि यहाँ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, उनके बीच में हम ये रिलेशन लिख रहे हैं। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया है। एक और होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये तो यहां पर आगे बात करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो तो ऑलरेडी यहां पर कवर हो चुका है। अब यहां पर एक नई डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो कि है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर कैसे काम करता है, तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को काम करने के लिए कैसे लिया जाता है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जो मेजर करने के काम आता है बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ और दो पोल स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के भी काम में लिया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है सुनो, तो इसका प्रिंसिपल है टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल कंपास निडल pivoted at center of circular box। ये यहां पर the box is kept in a wooden frame having 2 meter scale fitted on its 2 arms। यहां पर देखो ऐसा दिया गया है, 2 आर्म्स दिए गए हैं, यहां पर एक सर्कुलर स्केल है, फिर आगे है रीडिंग ऑफ स्केल एट एनी पॉइंट डायरेक्टली गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मैग्नेटिक कंपास जो बीच में रखा गया है, निडल पाइवोटेड एट सेंटर ऑफ स्केल सोन इन फिगर। The compass is fixed at the scale in such a way that its circular scale can be rotated, which is marked with 0 से 90, फिर 0 से 90, फिर 0 से 90, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। Perpendicular direction which is kept exactly perpendicular to the scale as shown in figure। ये है थियरी के लिए पढ़ना होगा, पढ़ लेना। ये काम कैसे करता है वो यहां समझते हैं। बेसिकली इसकी 2 अलग अलग पोजीशन होती है जिसमें ये काम करता है। 2 अलग अलग कौन सी पोजीशन होती है उनको देखो, तो एक पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं tan A पोजीशन। एक पोजीशन क्या होती है, tan A पोजीशन। अभी tan A पोजीशन क्या होती है, ये सुनो, ये डायरेक्शन है किसकी, BH की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है। यहां पर हमारे पास दिया गया है, ये S दिया गया है और इधर N दिया गया है। ठीक है, ये S है और ये N है। तो अगर ये S और N दिया गया होगा तो इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में। वो कितना लिखा जाएगा, B इज इक्वल टू में, बोलो B इज इक्वल टू में लिखते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में,
तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में यहां लिखते हैं 4 पाई, और ये एक्सियल लाइन पर पॉइंट आएगा तो इसे लिख सकते हैं 2m बाई आर क्यूब। आर डायरेक्ट डिस्टेंस होगी इसके सेंटर से लगा करके इस मैग्नेटिक निडल की, तो ये बी लिखा जाएगा। देखो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बन गए, बस ठीक है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे तो इनका नेट फील्ड इधर कहीं आएगा। अब 3D में तो ऐसे ही दिखा सकते हैं ना, तो इधर कहीं पर आएगा, तो इधर कहीं पर आएगा, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है सपोज वो एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो उस केस में क्या लिखा जा सकता है, यहां से tan थीटा बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाय में bh। तो यहां से b क्या निकल के आएगा, bh tan थीटा। ठीक है, अब सुनो आगे, b की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी है, क्या है वो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, और इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, bh tan थीटा लिखा जाएगा। बोलो सही है, सही है। और यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, तो ये बेसिकली मेजर करने के काम आता है m, तो m की वैल्यू निकाल लो यहां से। m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, bh इंटू में 4 पाई आर क्यूब इंटू में बन जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पर बन जाएगा 2 म्यू नॉट। ये हमारे पास निकल के आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेसिकली इसे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो पहला हो गया tan A पोजीशन, ठीक है। दूसरा एक होता है जिसे हम कहते हैं tan B पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या है, यहां पर एक एक्सिस बनाया गया है, अगेन ये क्या डिनोट करेगा, BH। ये क्या डिनोट करेगा, BH डिनोट करेगा, ठीक, ये BH हो गया। और यहां पर एक मैग्नेट रखा गया कुछ इस तरह से, इस बार मैग्नेट इस तरह से रखा गया, और मैग्नेट अगर हम इस तरह से रखते हैं देखो, तो हम इधर S लिख देते हैं और इधर N लिख देते हैं। तो SN इधर लिखेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आएगा भी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, वो लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, पढ़ा था m बाई आर क्यूब बनता है, ठीक है। स्मॉल अगर बहुत छोटा सा मैग्नेट है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, फिर से इधर की तरफ आएगा, और ये एंगल फिर से बन जाएगा। तो ये एंगल सपोज अगर थीटा है, तो बताओ अब की बार में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू में बोलो, तो सामने वाला तो वो लिखा जाएगा b डिवाइडेड बाई में bh। तो b इज इक्वल टू में फिर से bh tan थीटा बनेगा। b की वैल्यू अब की बार निकल के आएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई m बाई आर क्यूब बन जाएगा। यहां से लिखेंगे तो लिखेंगे bh tan थीटा, फिर से हमें क्या चाहिए, m चाहिए, निकाल लो। तो m इज इक्वल टू बन जाएगा bh 4 पाई आर क्यूब इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई में सिर्फ म्यू नॉट इस बार आएगा, 2 नहीं आएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है। तो इसकी दो अलग अलग पोजीशन होती है, एक tan A पोजीशन होती है, एक tan B पोजीशन होती है। tan B पोजीशन में हम इक्वेटोरियल वाला फार्मूला यूज करेंगे, tan A पोजीशन के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो इस तरह से, मैग्नेट अगर प्लेस किया जाता है तो एक्सियल पॉइंट पर अगर हम फील्ड लिखते हैं तो उसका फार्मूला ये यूज किया जाएगा। तो ये होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, कैसे काम करता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, यहां से पढ़ना होगा, पढ़ लेना। एक्चुअल ये करता क्या है वो यहां पर डिस्कस कर दिया है। अब इसके आगे यहां पर बात करते हैं, अगली डिवाइस है हमारी वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है कि मैग्नेटोमीटर क्या, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन इसके ऊपर कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन कौन से हैं तो पढ़ो। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स, इन सबको निकालने के काम आता है। दिस डिवाइस इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्टर्ब्ड, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, रेस्ट पर होगा, एक काम करो उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा स्मॉल एंगल से डिस्टर्ब करते तो ऐसे ऐसे करता था, तो वो एसएचएम परफॉर्म करने लगता था। वही है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। ये ऐसा दिखता है कुछ, यहां पर एक मैग्नेट लगा है, ये ग्लास ट्यूब होती है, टॉर्सनल हेड होता है, इसको जरा सा रोटेट कर दो, रोटेट करता रहता है, ये लेवलिंग स्क्रू होते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये काम कैसे करता है वो देखो, वो दिखता कैसा वो तो कोई नहीं पूछेगा, पूछा जाता है कि बताओ डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। तो यहां से एक फार्मूला देखो, याद होगा, वो निकाला था हम लोगों ने कि जो T लिखा जाता है उसे लिखते हैं हम 2 पाई I बाई एम बी, याद आया होगा, I बाई एम बी कैसे निकल के आया होगा, आई थिंक ये पता होगा,
टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हो, टाउ की वैल्यू क्या लिखी जाती है, एम बी इंटू में थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा अल्फा निकल के आया था एम बी डिवाइडेड बाई में आई इंटू में थीटा लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर आई की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो, ये लिखा जाता है एम स्क्वायर या फिर एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12 लिखा जाता है, ये ऐसा लिखते हैं। एल क्या है, लेंथ है उस बार मैग्नेट की, और W क्या है, उसका मास है पूरे बार मैग्नेट का, और 12 लिखा जाता है। याद भी होगा अगर कोई ये रॉड दी जाए, इसकी लेंथ L है और इसका मास M दिया गया होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाता है, ml स्क्वायर बाई 12, और एंड पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 लिखा जाता है। वो सब याद होगा। इसका डिस्कशन करते हैं यहां पर। सबसे पहले जो पूछा जा सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जा सकता है, तो अभी हम लोगों ने देखा T इज इक्वल टू लिखते हैं 2 पाई I बाई एम बी लिखा जाता है, ये लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर दो इसके दोनों साइड का, तो यहां लिखेंगे T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहां पर लिखा जा सकता है I डिवाइडेड बाई में एम बी लिख सकते हैं। यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं M की, तो क्या निकल के आएगी M की वैल्यू, या इधर ही लगा के लिख दो, M इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है यहां से M की वैल्यू, तो वो लिखी जाएगी 4 पाई स्क्वायर इंटू में I डिवाइडेड बाई में, यहां पर लिख सकते हैं B T स्क्वायर, ये लिखी जा सकती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कंपैरिजन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 प्लेसेस। ठीक है, तो 2 प्लेसेस की बात करते हैं, तो यहां से T इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 2 पाई, यहां पर क्या लिखा जाएगा I डिवाइडेड बाई में M इंटू में क्या लिख सकते हैं BH लिख सकते हैं, लिख पाएंगे। अगर दो अलग अलग पॉइंट पर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम होगा उस दोनों केस में, तो यहां से लिख सकते हैं T जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, I सेम 2 पाई ये भी ऐसा, तो ये लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई में रूट ओवर BH। तो यहां से ऐसा नहीं लिख सकते कि जो BH होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई टी स्क्वायर के, तो दो अलग अलग प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, BH पहले पॉइंट पर और BH किसी दूसरे वाले पॉइंट पर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा T2 बाई T1 और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से हम दो अलग अलग पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को कंपेयर करवा सकते हैं। अगला पॉइंट सुनो, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ 2 मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड मास। तो कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहां से T क्या निकल के आया है 2 पाई I बाई एम बी। ठीक है, कंपैरिजन किसका करना है, मैग्नेटिक मोमेंट का। मास सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, तो देखो I शुड बी सेम, I क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और क्या बोला है, मास भी सेम, तो ठीक है I तो सेम हो गया, यहां पर B सेम ही रहेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, तो T होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई एम के। तो यहां से अगर हम लिखते हैं M1 बाई M2 इज इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा T2 बाई T1 का होल स्क्वायर, ये तो रेशियो निकल के आएगा दोनों का, तो ये हो गया अगला रेशियो हमारे पास। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि हम कंपेयर कैसे करवा सकते हैं दो अलग अलग पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोमेंटम कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखा जा सकता है किसी बार मैग्नेट का इस इक्विपमेंट की सहायता से। अब इसके आगे बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड का क्या मतलब है, देखो अगर एक मैग्नेट ऐसे रखा गया, इसका एन इधर है, एस इधर है, ठीक है, तो इसका मैग्नेट मोमेंट इधर आएगा, ठीक है, इधर नहीं लिखना तो इधर लिख दो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा, ये मान लेते हैं M1 वेक्टर है। एक दूसरा मैग्नेट है जो इसके ठीक नीचे रखा गया है, थोड़ा गैप दे दिया है, इधर लिखा गया है N और इधर लिखा गया है S, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर आएगा, वो M2 होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर M वेक्टर लिखा जाए टोटल, तो वो क्या लिखा जा सकता है, M1 प्लस M2 लिखा जा सकता है। अगर हम वैल्यू लिख रहे हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की, तो यही तो लिखी जा सकती है, ये लिखी जाएगी। और अगर I लिखेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो I1 प्लस I2 लिखा जाएगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, तो यहां से T इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2 पाई, सम लिख रहे हैं ना तो सम में S लगा लो, 2 पाई I में हो जाएगा I1 प्लस I2,
और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, I बाई एम बी, m क्या हो जाएगा, तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगा इंटू b, b का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ से है, ये बनेगा। एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस मैग्नेट को ऐसे न रख करके ऐसे रखा जाए, यहां पर n है, ठीक है, इधर s है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 वेक्टर इधर बनेगा, और इसके ठीक नीचे रखा गया, थोड़ी दूर बना देते हैं दिखे ताकि इधर s इधर n दिया गया है, तो इसका डाइपोल मोमेंट m2 इधर बन जाएगा। तो m क्या लिखा जाएगा, वो लिखेंगे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 लिखा जाएगा, और यहां पर I अगेन जुड़ जाएगा, I2 प्लस I1 या I1 प्लस I2, तो यहां से T डिफरेंस का है ना, ये डिफरेंस का, तो डिफरेंस का लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर I, तो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, MB, तो ये बन जाएगा M, यहां पर M1 प्लस M2, तो यहां पर M1 माइनस M2 बन जाएगा, इनटू में क्या लिख सकते हैं, BH लिखेंगे, ये निकल के आ जाएगा। और यहां से अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करवाना है तो इनको डिवाइड करो, मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करवा लो, डिवाइड करो, तो यहां से लिख सकते हैं TS बाई TD, S का मतलब सम के लिए, D का मतलब डिफरेंस के लिए, इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2 भी कैंसिल हो गया, इनको उल्टा करके लिख लो, इनको उल्टा करके अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वहां से लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय में, तो इसे ऐसे लिख देते हैं M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2 बन जाएगा। बोलो सही है, स्क्वायर रूट लगे हैं ना, तो स्क्वायर रूट को इधर एडजस्ट कर दो स्क्वायर करके। अब क्या करो, इसमें पहले सम करवा लो, तो TS स्क्वायर प्लस TD स्क्वायर करवा लो, और इन दोनों को माइनस करवा दो, तो इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो बन जाएगा TS स्क्वायर प्लस माइनस TD स्क्वायर, ये बन जाएगा, इज इक्वल टू, आगे सुनो, इन दोनों को डिवाइड करवा दिया, इधर क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे M2 M2 कैंसिल हो जाएंगे, यहां M1 आ जाएगा, 2M1 बनेगा, लेकिन 2 यहां कैंसिल होगा, इसमें से जब इसको माइनस करवाएंगे तो क्या होगा, माइनस करवाएंगे तो ये वैल्यू यहां से जो निकल के आने वाली M1 माइनस M2 या M1 डिफरेंस M2 जो भी बने, यहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिख सकते हैं, तो ये M1 माइनस M2, तो ये बन जाएगा M1 माइनस M2 माइनस M1 माइनस M2 बन जाएगा, M1 से M1 कटेगा, M2 ऐड हो जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इधर M2 लिख सकते हैं, ठीक है, जो बड़ा होगा वो बड़ा लिखा जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा लिखा जाएगा। तो यहां से हम कंपेयर करवा सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, तो ये हो गया अगला पॉइंट। इस पर क्वेश्चन बन सकता है तो इस तरह से करना है, इस पर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे करना, इन सब पर क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से करना। एक लास्ट पॉइंट बचा, वो भी देख लो। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो T पहले क्या लिखा गया, 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर I डिवाइडेड बाय में B, MB, B में क्या है, BH लिखा गया, ठीक है, ये तो तब के लिए हो गया। यहां पर कोई एक पॉइंट दिया गया है, यहां से एक मैग्नेट है जो इस तरह से लटक रहा है इसके ऊपर, और इसके सामने एक और मैग्नेट रख दिया गया, ठीक है, इसके सामने एक और मैग्नेट रखेंगे। वो मैग्नेट कैसे रखा जाएगा, तो इधर अगर N लिखा गया है, इधर S लिखा गया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, तो इधर क्या लिख दो, S लिख दो, और इधर N लिख दो, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, सेम सेम है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ से साउथ, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी, इधर की तरफ चलेंगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी, वो भी इधर की तरफ चलेंगी, बनेगा ना, सेम सेम डायरेक्शन में बन रहा। तो अगर सेम सेम डायरेक्शन में बनेगा तो यहां पर अगर हम अब लिखते हैं, ये तो पहले था इनिशियली, तो इनिशियली लिखना चाहो तो इनिशियली लिख दो T, या फिर F फ्रीक्वेंसी लिखना चाहो तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यहां T डैश लिख देते हैं। T डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर I, तो I तो बदलेगा नहीं, डिवाइडेड बाय में M हो जाएगा, M। B को क्या लिख सकते हैं, BH प्लस B लिखा जा सकता है। अब दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो दोनों ऐड हो गए, डिवाइड करवा दो, इनको सॉल्व कर दो, निकाल लो B क्या आएगा। यहां पर BH प्लस B है, BH प्लस B इसने बनाया है B, उसका B है ये, तो क्या करते हैं, यहां से T डिवाइडेड बाय में T डैश कर देते हैं, यहां पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I से I कैंसिल हो गया, यहां पर बनेगा M, यहां लिख सकते हैं BH प्लस B डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, तो वहां से लिखा जाएगा M इंटू में BH। स्क्वायर रूट लगा है, इधर बेकार लग रहा है, इधर कर दो सही होगा। तो ये T1, ये T डिवाइडेड बाय में T डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू M से M कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 1 प्लस B डिवाइडेड बाय में BH बनेगा, होगा। इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा B डिवाइडेड बाय में BH इज इक्वल टू 1 माइनस T डिवाइडेड बाय में T डैश,
इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। अगेन यहां से b की वैल्यू देखो निकल के आएगी BH 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई में टी डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास b का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो इस तरह से b निकाला जा सकता है। एक एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा तरीका यहां पर देख लिया कि डिफरेंस और सम का मेथड लगा करके हम मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कैसे बता सकते हैं। फिर यहां पर हम लोगों ने देखा कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज एंड मास, ये होगा। और अगला देखा डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंपेयर करवाया जा सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पर आज के डिस्कशन का, इधर नए पेज पर न्यूट्रल पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? तो इसके लिए यहां एक मैग्नेट लेते हैं। देखो ये एक मैग्नेट है, इसमें N ऊपर की साइड है, इसको थोड़ा नीचे कर लो, ये ऐसा। इसमें N ऊपर की साइड है और S नीचे के साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से, यहां से चलेंगी, इधर की तरफ जाएंगी। ये तो हम लोग जानते हैं, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, कुछ और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी यहां पर, जो इस डायरेक्शन में चली जाएंगी ऊपर की तरफ, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड लगाने वाले हैं। कौन से? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से होगा ऊपर की तरफ। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड बनेगा ना। तो अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड बनेगा, यहां पर देखो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के साइड बनेगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो इस तरफ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बन रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, ये जो बी बन रहा ऊपर की तरफ जा रहा, बेसिकली ये बी कौन सा होगा? BH होगा। तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स निकल के आते हैं क्रॉस वाले, यहां कहीं पर और यहां कहीं पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हैं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कुछ इस तरह से आगे बढ़ती। न्यूट्रल पॉइंट यहां मिलते हैं। ये क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट देखो कब मिलेगा? तो यहां पर BH ऊपर के साइड में है और जो B बन रहा वो नीचे के साइड में है। तो B बनेगा नीचे के साइड में, इसका डाइपोल मोमेंट कहां आएगा? ऊपर की तरफ। तो जो B बनेगा वो डाउनवर्ड ही तो बनेगा इसका। तो BH से B जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां लिख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट के लिए जो B होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई m/r³ बन जाएगा, तब ऐसा होगा। सही है इसके लिए सही हो गया। अब अगला बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? मैग्नेट को उल्टा कर दें। अगर हम मैग्नेट को उल्टा करके रख देते हैं, कुछ ऐसा, मैग्नेट को उल्टा कर दिया गया, मैग्नेट में ये S हो गया है और ये N हो गया है। तो अगर ये S बनेगा और ये N बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहता है अर्थ का, वो तो बदलता नहीं, वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी इधर जाएंगी, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी इधर जाएंगी। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के इधर की तरफ जाएंगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे यहां पर बात करते हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी इधर की तरफ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी इधर की तरफ, यहां से आएंगी इधर की तरफ, यहां से आएंगी इधर की तरफ, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के जाएंगी इधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जाएंगी। ऐसा बनेगा कुछ। तो इस केस में क्या हुआ? इक्वेटोरियल पर न्यूट्रल पॉइंट आता है, और इस वाले केस में क्या होता है? एक्सियल पर न्यूट्रल पॉइंट निकल के आता है इस वाले पॉइंट पर। तो यहां पर क्या होगा? BH की वैल्यू लिखी जाएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, एक्सियल पर क्या लिखते हैं? 2m/r³ लिखा जाता है। तो न्यूट्रल पॉइंट जब भी निकालना हो तो दो अलग अलग केस बनते हैं। अगर कोई बार मैग्नेट प्लेस किया जाता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड या इसका डाइपोल मोमेंट अगर अलोंग B बनेगा तो वो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो M बनेगा, बेसिकली M वेक्टर जो बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सियल पॉइंट पर मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। ये दो अलग अलग केस बन गए, ये पहला केस बन गया हमारे पास और ये दूसरा केस बन गया। ये भी याद रखना न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने देखा वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर क्या होता है, कहां कहां यूज कर सकते हैं इसे हम। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर की थियरी क्या है, देख कैसे सकते हैं इसे। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर देखा, tan A tan B पोजीशन देख ली हम लोगों ने। उसके बाद यहां से इसकी थियरी है, पढ़ना होगा पढ़ लेना इसे। ये रिडक्शन फैक्टर के फॉर्म में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, BH निकालने के काम में ले सकते हैं, I निकालने के काम में ले सकते हैं अगर BH हमें पता होता है। टेंजेंट लॉ क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है? दो म्यूचुअल
परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट को प्लेस किया जाता है तो उसके लिए डिफाइन करते हैं इसे। ट्रू डिप अपरेंट डिप के लिए जो डेरिवेशन किया गया है ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बाकी क्वेश्चन यहां से खूब बनते हैं, हर साल बनते हैं। इंक्लिनेशन किस पॉइंट पर होता है, डिक्लिनेशन किस पॉइंट पर होता है, वो यहां पर डिस्कशन हो गया। यहां पर देख लिया मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। यहां पर देखा हम लोगों ने कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि इसके अंदर मोल्टन स्टेट में आयरन कोबाल्ट निकेल जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म है। यहां पर हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक यहां पर एक्सिस देखा, मैग्नेटिक मेरिडियन देखा, मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात की, यहां पर ज्योग्राफी के बारे में बात की। यहां पर हम लोगों ने उन सबको डिफाइन किया, उन सबको प्रॉपर वे में बनाया। यहां पर देखा हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये क्लास थी बेसिकली जो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसके हर एक पॉइंट को डीप में समझना जरूरी था, इसीलिए इसको सेपरेट एक क्लास में अलग कवर किया गया। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सबका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए इस थियरी की क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन